हेलो आदाब दोस्तों, मैं एमआर बाबू। स्वागत है आपका संघर्ष फ्यूचर क्लासेस में, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के उर्दू के चैप्टर 3rd को, जिसमें चैप्टर का नाम है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका राइटर, जितना ये चैप्टर इम्पोर्टेंट उतना इसका राइटर इम्पोर्टेंट इसलिए कि क्योंकि इसके राइटर के बारे में, सीधे राइटर के बारे में पूछे तक कि सैयद सुलेमान नदवी का तारुफ पेश कीजिए। सैयद सुलेमान नदवी के बारे में बताइए, सैयद सुलेमान नदवी के हालात जिंदगी को बताइए। आज उस शख्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो 19वीं सदी में आया और 20वीं सदी में छा गए। तो आज पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 3rd है। ये चैप्टर कौन सा है? 3rd है, यानी तीसरा चैप्टर। चैप्टर 3 है, क्लास 12th। तो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सैयद सुलेमान नदवी के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के मुसन्निफ के बारे में पढ़ेंगे। ये मुसन्निफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और एक एक पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में ऐसा आया है जिसमें कि 5 नंबर में पूछा गया मुसन्निफ के बारे में सिर्फ। तो इनकी पैदाइश के बारे में कहते हैं सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी कौन है? सैयद सुलेमान नदवी एक ऐसा शख्स है जो 19वीं सदी में आए, 20वीं सदी में छा गए। यह ऐसा शख्स है जो मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ जुड़े रहे। तो सैयद सुलेमान नदवी हमारे निसाब में, हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में जो किताब में जो चैप्टर लिखा है उसका नाम है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। पहले हम सैयद सुलेमान नदवी के बारे में पढ़ते हैं, तो बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। चैप्टर का नाम बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक क्यों रखा गया उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं सैयद सुलेमान नदवी की। सैयद सुलेमान नदवी की जो पैदाइश हुई थी 22 नवंबर 1884 ईस्वी को। 22 नवंबर 1884 ईस्वी को क्या होता है? सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? जाए पैदाइश यानी पैलेस ऑफ बर्थ कहाँ पे हुई थी पैदाइश? दसना में हुई थी। आपको दसना देगा या बिहार देगा या नालंदा देगा। दसना, बिहार, नालंदा तीनों में कोई एक देगा, तो तीनों को मार लेगा। दसना गांव के नालंदा जिले के शोबे बिहार में हुआ था। दसना गांव के नालंदा जिले के शोबे बिहार में क्या हुआ था? सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई थी। बात किया जाए तो अब सैयद सुलेमान नदवी के बारे में, तो इनका पैदाइश दसना जिला नालंदा के सूबे बिहार में हुआ था, ठीक है? और इनके वालिद का नाम बात किया जाए तो वालिद का नाम था हकीम सैयद अबुल हसन। हकीम सैयद अबुल हसन के वालिद के नाम थे। इन्होंने जो इब्तदाई तालीम किया था, इनकी स्टार्टिंग में जो एजुकेशन का स्टार्टिंग जो हुआ था आसपास के गांव से ही किया था। कहां से किया था? आसपास के गांव के उलमा से ही क्या किया था? इन्हें अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। फिर इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद इससे आगे की तालीम के लिए फुलवारी शरीफ पटना गए थे। कहाँ गए थे? फुलवारी शरीफ गए थे। बाद फुलवारी शरीफ, उसके बाद मदरसा इमदादिया दरभंगा गए थे। फुलवारी शरीफ और मदरसा इमदादिया दरभंगा कहाँ इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद आगे की तालीम के लिए गए। फिर इसके आला तालीम करने की बात करें तो आला तालीम की तमन्ना ने इसे 1901 ईस्वी में नदवतुल उलमा पहुंचा दिया। नदवतुल उलमा लखनऊ पहुंचा दिया, जहाँ की इसका मुलाकात एक अजीम शख्सियत से शिबली नोमानी से हुई। और उसी की जेर साए में रहे, उसी की जेर साए में अपनी तालीम हासिल की। जब शिबली नोमानी का इंतकाल हो जाता है तो उनके बाकी मानदा जितना काम थे, सीरत नबी जैसी दारुल मुसन्नफीन को संभालना और सीरत नबी की किताबों को 7 जिल्दों में पूरी करके 7 जिल्दों में शाये करना, ये सैयद सुलेमान नदवी ने उनके मौत के बाद इसका क्या किया? उनकी ख्वाहिश को पूरी किया था। तो बात करते हैं सैयद सुलेमान नदवी की आला तालीम की, तो दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ गए। कब गए थे? 1901 ईस्वी में। इब्तदाई तालीम गांव में हुई थी, नहीं गांव के आसपास के गांव के जो आसपास के गांव जो थे वहां के उलमा से किए थे। फिर उसके बाद आला तालीम की बात करें तो उससे बाद आगे की तालीम के लिए गए थे। कहाँ पे गए थे? फुलवारी शरीफ पटना। और उसके बाद बात करें तो दरभंगा इमदादिया, मदरसा इमदादिया कहाँ गए थे? दरभंगा गए थे। उसके बाद आला तालीम के लिए बात करें तो आला तालीम के लिए दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ चले गए। आला तालीम के लिए कहाँ गए थे? दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ गए थे।
اس کے بعد ان کے استاد کی بات کیا جائے تو ان کے استاد کا نام تھا شبلی نعمانی، علامہ شبلی نعمانی. اور ان کے اور ایک دیگر استاد کا نام پوچھ لیا جاتا ہے، اور جو دوسرا استاد کا نام جو ایگزام میں پوچھ لیا جائے سید سلیمان ندوی کے استاد کے نام بتائیے، تو 2 نمبر میں پوچھے گا. 2 نمبر میں پوچھے گا تو اس کا جواب ماننا ہے سید سلیمان ندوی کے 2 استاد کا نام درج ذیل ہے. اس میں ایک ہوگا علامہ شبلی نعمانی، دوسرا ہوگا مولانا فاروق صاحب جڑیا کوٹی. مولانا فاروق صاحب جڑیا کوٹی دیگر استاد کے نام ہوں گے. ان کے استاد کے نام بتایا جائے تو علامہ شبلی نعمانی اور مولانا فاروق صاحب جڑیا کوٹی. علامہ شبلی نعمانی، مولانا فاروق صاحب جڑیا کوٹی. ان کا انتقال کی بات کیا جائے تو 23 نومبر 1953 کو 23 نومبر 1953 کو کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. کہاں پہ انتقال ہوا تھا؟ کراچی میں ان کا انتقال ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ 23 نومبر 1953 کو ان کا کراچی میں انتقال ہو گیا تھا. 1903 میں کیا ہوئے؟ ان کا پہلا مضمون خاتونوں کی تعلیم کے نام سے شائع ہوا. 1903 میں ان کا پہلا مضمون خاتونوں کی تعلیم، ان کے پہلا مضمون کا نام کیا تھا؟ خاتونوں کی تعلیم، رسالہ الپنج سے شائع ہوا تھا. اسی سال ان کا دوسرا مضمون بھی شائع ہوا تھا، اس کا نام تھا آخر وقت، یا بول سکتے ہیں آخر وقت، جو کیا رسالہ مخزن سے شائع ہوا تھا. رسالہ مخزن سے. اس کا پہلا مضمون خاتونوں کی تعلیم، رسالہ الپنج سے شائع ہوا تھا. دوسرا مضمون کی بات کیا جائے تو آخر وقت، جو کہ رسالہ سے مخزن سے شائع ہوا تھا. ٹھیک ہے. 1903 میں ان کا پہلا مضمون خاتونوں کی تعلیم پٹنہ کی رسالہ الپنج سے شائع ہوا تھا. رسالہ کہاں سے؟ الپنج سے شائع ہوا تھا. اور اسی سال ان کا دوسرا مضمون آخر وقت. دوسرا مضمون کا نام کیا تھا؟ آخر وقت. پہلا مضمون کا نام کیا تھا؟ خاتونوں کی تعلیم. دوسرا مضمون کا نام کیا تھا؟ آخر وقت، جو رسالہ مخزن سے شائع ہوا تھا. ٹھیک ہے. پہلا مضمون خاتونوں کی تعلیم، دوسرا مضمون آخر وقت، پہلا مضمون رسالہ الپنج سے شائع ہوا، دوسرا مضمون رسالہ مخزن سے شائع ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پونا کالج میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے. سید سلیمان ندوی نے پونا کالج میں پٹھن پاٹن کا کاریہ بھی کیا تھا. کہاں سے؟ پونا کالج میں. درس و تدریس کا انجام کون دیتے؟ پونا کالج میں. تو سید سلیمان ندوی. ٹھیک ہے. فرائض انجام دیے. وہ کثیر التصانیف تھے. سید سلیمان ندوی ایسے شخصیت تھے جو کثیر التصانیف بھی تھے، ماہر لسانیات بھی تھے. کثیر التصانیف ایسے ادیب کو کہتے ہیں، ایسے شخص کو کہتے ہیں جنہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہو. اور ماہر لسانیات یعنی ایسے شخصوں کو کہتے ہیں جو کئی زبانوں کے ماہر ہو. سید سلیمان ندوی کی بات کیا جائے تو یہ 2 زبانیں جانتے تھے. آبجیکٹو میں پوچھ لیا کہ سید سلیمان ندوی کتنے زبانوں کے ماہر تھے؟ 2 زبانوں کے ماہر تھے. سبجیکٹو میں پوچھ لیا جاتا ہے تو لکھنا سید سلیمان ندوی 2 زبانیں انگریزی اور اردو جانتے تھے. اس کے علاوہ 2 زبانیں اور جانتے تھے. سبجیکٹو میں ایسے لکھ دینا. ٹھیک ہے. تو سید سلیمان ندوی کہتے وہ کثیر التصانیف ادیب تھے. کثیر التصانیف ادیب کا مطلب ہوتا ہے ایسا مصنف. کثیر التصانیف کا ادیب کا مطلب ہوتا ہے ایسا مصنف، یہ بریکٹ دے دیے، ایسا مصنف جس نے بہت سی کتابیں لکھی ہو. اس کیا کہتے ہیں؟ کثیر التصانیف ادیب. انہیں اردو کے ابتدائی ماہرین لسانیات میں شامل کیا تھا. ماہر لسانیات کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ادیب، ایسا شخص، ایسا پرسن جو کیا کئی زبانوں کے ماہر ہو. زبانوں کے ماہر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماہر لسانیات کہتے ہیں، میں شمار کیے جاتے ہیں. اس کے بعد بات کیا جائے تو سب سے امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے؟ سید سلیمان ندوی کا خاص میدان کیا تھا؟ تو سید سلیمان ندوی کا خاص میدان تاریخ اسلام تھا، یعنی اسلامک ہسٹری جس کو بولتے ہیں. سید سلیمان ندوی کا خاص میدان کیا تھا؟ تاریخ اسلام. سید سلیمان ندوی کا خاص میدان کیا تھا؟ تاریخ اسلام یعنی اسلامک ہسٹری. اس کے بعد کریں شبلی کی حیات و خدمات پر حیات شبلی لکھی. شبلی کی حیات و خدمات پر کیا حیات شبلی لکھا تھا. اور حیات شبلی جو ہے اس کا سیرت النبی لکھا. سیرت النبی شبلی صاحب لکھنا اسٹارٹ کیے تھے، وہ پہلی ہی جلد لکھے تھے. شبلی صاحب پہلی ہی جلد لکھے تھے، ان کا ڈیتھ ہو گیا، نہیں انتقال ہو گئی. اس کے بعد 6 اور جلد لکھنا کو بولا جائے تو تصنیف، نہیں تو 6 اور جلد لکھ کر 7 جلدوں میں شائع کیا تھا. 6 اور جلدیں لکھ کر 7 جلدوں میں شائع کس نے کیا تھا؟ سید سلیمان ندوی. اب جو ہم کو کوشچن پوچھ لیا جائے کہ سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی کی کتنے جلدیں تصنیف کیا تھا؟ تصنیف کے بات کیا جائے تو 6 مارنا ہے. آبجیکٹو میں 6 مارنا. اور جو شائع کی بات آئے تو 7. اس کو یاد رکھنے کا سیدھا طریقہ ہے، شائع میں سین آتا ہے اور 7 میں بھی سین آتا ہے. شائع سے 7 بن گیا اور تصنیف کے بعد مطلب 6 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی کی 6 جلدیں کیا کہتے ہیں؟ تصنیف کہتے ہیں. اور 7 جلدیں کیا کہتے ہیں؟ شائع کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
आप बताए यहाँ पे हयात शिबली लिखी क्या करा है, सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नोमानी के हयात खिदमात पर क्या लिखा था, हयात शिबली जैसी किताब का नाम लिखा था। हयात शिबली एक किताब का नाम है, और किसके याद पे लिखा था, हयात सैयद शिबली नोमानी के हयात खिदमात पर लिखे थे। ठीक है, शिबली नोमानी के खुतबात को, शिबली नोमानी के खुतबात को 8 और खुतूत को 2 जिल्दों में शाये किया। नहीं, शिबली नोमानी के खुतबात को कितने वॉल्यूम में शाये किया, 8, और खुतूत को 2। सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नोमानी के खुतबात को 8 जिल्दों में शाये किया और खुतूत को 2 जिल्दों में शाये किया। ठीक है, सीरतुन नबी की को 7 जिल्दों में शाये करके उस्ताद की आखिरी ख्वाहिश को पूरी किया। उसका उस्ताद जो थे शिबली नोमानी, उन्होंने सीरतुन नबी लिखना स्टार्ट किया। पहली जिल्द लिखे थे, उनका डेट हो गया, तो उनको क्या किया था, 6 जिल्दों में तशरीफ करके 7 जिल्दों में शाये किया। यानी वो एक लिखे थे शिबली नोमानी और 6 ये खुद अपने से लिखी है सैयद सुलेमान नदवी, और 6 और एक उधर से 7 हो गया, 7 पूरा मुकम्मल करके क्या किया, शाये कर दिया। ठीक है, उस्ताद की आखिरी ख्वाहिश को पूरी किया, 7 जिल्दों में शाये करके उस्ताद की आखिरी ख्वाहिश को क्या पूरी किया। अब क्या बात किया जाए तो सैयद सुलेमान नदवी की तसानीफ, सैयद सुलेमान नदवी ने बहुत सी किताब लिखी, नुकूश सुलेमानी, मकालात सुलेमानी, अरब हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाजानी, सीरत आयशा, रहमत आलम, हमारी जबान का नाम, ये सब क्या सैयद सुलेमान नदवी के नाम है। क्या अरबो नुकूश सुलेमानी, मकालात सुलेमानी, अरबो हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाजानी, सीरत आयशा, ये सब क्या सैयद सुलेमान नदवी के किताब के नाम है। तो सैयद सुलेमान नदवी नदवी के हम तसानीफ के बात किया जाए तो इसमें आ जाएगा, कौन कौन आ जाएगा, हमारी जबान का नाम, क्या आ जाएगा, हमारी जबान का नाम। उसके बाद सीरत आयशा, क्या आ जाएगा, सीरत आयशा। उसके बाद क्या, नुकूश सुलेमानी, मकालात सुलेमानी, अरब हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाजानी। समझ गए, हमारी जबान का नाम, सीरत आयशा, नुकूश सुलेमानी, मकालात सुलेमानी, अरब हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाजरानी, अरबों की जहाजरानी हो गया। अगर जो हमको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक किस किताब से माखूज है, या ऐसे पूछ लिया जाए बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी के किस किताब से माखूज है, तो वो किताब है, वो किताब ये किताब है, कौन है, ये है नुकूश सुलेमानी। नुकूश सुलेमानी से ही क्या किया था, सैयद सुलेमान नदवी ने बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक को निकाला, इसी से निकाला गया, अक्स किया गया। जैसे वहां पे थे मिट्टी का तेल को किससे निकाला गया था, तो ख्वाजा हसन नज़ामी की किताब जो है सिपारे दिल से निकाला गया था मिट्टी का तेल। उसी तरह यहाँ बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक की बात किया जाए तो सैयद सुलेमान नदवी ने बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक को किससे निकाला था, नुकूश सुलेमानी से निकाला। ठीक है, सुलेमान नदवी के बारे में पढ़ लिए, मुसन्निफ के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे चैप्टर में क्या बात कही गई है। चैप्टर का नाम है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, जिसके मुसन्निफ कौन है, सैयद सुलेमान नदवी। तो बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक चैप्टर का नाम क्यों रखा गया, तो चैप्टर का नाम से पता चलता है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक से मुराद क्या है, इस चैप्टर का नाम रखा गया बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, यानी पहले के कुछ पुराने लफ्ज है उसका नई तहकीक करके, नई रिसर्च करके उसका नया बात बताया गया, उसके नए मतलब को बताया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। यानी पहले के कुछ ऐसे अल्फाज है, किसी ऐसे लफ्ज हैं जिसको रिसर्च करके उसका माने और मतलब बताया गया है, इसीलिए उसको कहते हैं क्या, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। जिसमें कौन कौन से पुराने लफ्ज है और उसका कौन कौन से नया माने हैं उसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में पहला जो है फुतूर, फुतूर का माने होता है भूख को तोड़ना। फुतूर का नया माने, असल माने की बात किया जाए तो भूख को तोड़ना, और इसका नया माने की बात किया जाए तो नाश्ता होता है। इसलिए खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी खाना नाश्ता हो जाता है खानों में, क्योंकि खाना में सबसे ज्यादा जरूरी खाना नाश्ता इसलिए हो जाता है, कोई भी आदमी हो वो दिन भर काम में लगे रहता है, रात में खाने की बात सोता है, रात और सुबह का जो दरमियानी वक्त होता है बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। इस लंबे वक्फे में उसका अंदर का जो भूख जग जाता है, उसको अंदर में बहुत ज्यादा वक्त होने के कारण उसको अंदर में ज्यादा थकान एहसास महसूस होता है। अगर जो वो रात में खाने के बाद सुबह उठ के खाना खा ले, नाश्ता कर ले, तो आज भर दिन पूरा दिन में नहीं भी खाएगा तो चल जाएगा, पूरा दिन नहीं भी खाएगा तो चल जाएगा, क्योंकि सुबह उसको खा लेने से पूरे दिन के लिए ढाढ़स हो जाता है, पूरे दिन के लिए छुटकारा पा जाता है वो, और सुबह खा लेते, इसलिए नाश्ते को जरूरी करार दिया गया कि नाश्ते में। और सैयद सुलेमान नदवी जो
اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ کھانا میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کی بات کیا جائے تو وہ ناشتہ ہی ہے۔ تو فطور لفظ کے اصل معنی کی بات کیا جائے تو فطور کے معنی ہوتا ہے بھوک کو توڑنا، یہی فطور سے نکلا ہے افطاری، جس میں ہم لوگ افطاری کرتے ہیں بھوک کو توڑتے وہاں پہ، تو فطور کا نیا معنی اصل معنی کی بات کیا جائے تو بھوک کو توڑنا، اس کا نیا معنی کی بات کیا جائے تو ناشتہ، نیا معنی کی بات کیا ہو گیا ناشتہ، اس کے بعد نہار کے نیا معنی اصل معنی میں ہے نہیں کھایا ہوا، نہار کے مطلب نہ مطلب نہیں، اور آہار مطلب بھوجن یعنی غذا، تو نہار کے مطلب نہیں کھایا ہوا، نہار میں مطلب نہیں کھایا ہوا یعنی کیا کوئی غذا نہیں کھایا ہوا، نہار کا مطلب نہیں کھایا ہوا۔ اس کا نیا معنی کیا نکلا ہے ریسرچ کے اکارڈنگ، وہ چیز جو صبح سویرے بغیر منہ دھوئی کھائی جائے، یعنی ایسا چیز جو صبح سویرے بغیر منہ دھوئی کھایا جائے، یعنی جس کو ہم لوگ دیہاتی بھاشا میں بولتے ہیں اندھوا منہ، یعنی بنا منہ دھوئے اس کو کھایا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں نہار۔ اب ہو گیا آہار، تیسرا کیا ہے آہار، آہار کے مطلب ہوتا ہے غذا یعنی بھوجن، تو آہار کا اصل معنی ہے غذا، اصل معنی کیا ہو گیا غذا۔ اس کے بعد نیا معنی کی بات کیا جائے تو آٹے کی وہ لئی جو کاغذ اور کپڑے پر تقویت دینے کے لیے ملائی جاتی ہے۔ غذا ہم کیوں کھاتے ہیں؟ ہم اپنے شریر میں طاقت کے لیے، تقویت کے لیے، مضبوطی کے لیے کھاتے ہیں، اسی کے اکارڈنگ اس کا نیا جو معنی نکلا ہے کہ آٹے کی وہ لئی جو کاغذ اور کپڑے پر تقویت دینے کے لیے ملائی جاتی ہے، یعنی آٹے کو ہم پانی میں ملا کر جو کسی کپڑے کاغذ کتنا ہی کمزور ہے، اس میں جو آٹے کو ہم پانی میں ملا کر اس میں لیپ دیں، اس کو پھر سوکھنے دے دیں، وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے، آٹے کے لے کو اس میں لیپ دیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اس لیے کہتا ہے اس کا نیا معنی نکلا، کیونکہ آہار میں غذا میں طاقت دیتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے اس کا نیا معنی جو نکلا آٹے کی وہ لئی جو کاغذ اور کپڑے پر تقویت دینے کے لیے ملائی جاتی ہے۔ تیسرا ہے چوتھا میں آ گیا کلیا، کلیا سے مراد بھونا ہوا گوشت، کلیا کا اصل معنی کیا ہو گیا بھونا ہوا گوشت، اور نیا معنی میں بات کیا جائے تو وہ شوربادار گوشت جس میں ترکاری ملائی ہو، ضرور نہیں وہ آلو کا ہی ترکاری، وہ کسی چیز کا بھی ترکاری ہو سکتا ہے۔ کلیا مطلب بھونا ہوا گوشت، یعنی ترکاری سے مراد گوشت میں کوئی سالن ملائی جائے، کوئی بھی ادر چیز گوشت کے علاوہ کوئی ادر چیز ملائی جائے، اس کو کیا اس کا نیا معنی کس کا ہو جائے گا کلیا کے معنی ہو جائے گا، گوشت میں کوئی نیا چیز ملا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا کلیا کا اصل معنی ہو جائے گا، نیا معنی ہو جائے گا، وہ شوربادار گوشت جس میں ترکاری ملائی جاتی ہے، ترکاری ملائی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں کلیا کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سرخی، سرخی سے مراد مضمون کا عنوان یا موضوع کا عنوان، کسی مضمون یا کسی ٹاپک کا ہے عنوان، سرخی سے مراد ہم کو کوشچن پوچھ لیا جائے تو سرخی سے کیا مراد، سرخی سے مراد موضوع کا عنوان، اور سرخی کا اصل معنی جو ہے لال قلم یا لال سیاہی سے لکھے جانے والے، سرخ مطلب ہوتا ہے لال قلم یا لال سیاہی سے لکھے جانے والے مضمون کے عنوان، سرخی کے مطلب لال قلم یا لال سیاہی سے لکھے جانے والے مضمون کے عنوان کو کیا کہتے ہیں سرخی کہتے ہیں۔ مگر ابھی کے دور میں سرخی کا نیا معنی کیا ہو گیا، کسی بھی قلم سے لکھے جانے والے مضمون کے عنوان کو کیا کہتے ہیں سرخی کہتے ہیں۔ سرخی سے مراد لال یا لال سیاہی، یعنی لال قلم یا لال سیاہی سے لکھے جانے والے مضمون کے عنوان کو کیا کہتے ہیں سرخی کہتے ہیں۔ اب ابھی کے بارے میں بات کیا جائے تو ابھی کے دور میں اس کا معنی کیا ہو گیا، کسی بھی قلم سے لکھے جانے والے مضمون کے عنوان کو کیا کہتے ہیں سرخی کہتے ہیں، کسی بھی قلم سے لکھے جانے والے مضمون کے عنوان کو سرخی کہتے ہیں۔ اب ایک ورڈ ہے احدی، ایک ورڈ کیا ہے احدی، احدی کے معنی ہوتا ہے سست یا کاہل، احدی کے معنی کیا ہوتا ہے سست یا کاہل، اصل معنی احدی کا اصل معنی کی بات کیا جائے تو سست یا کاہل، اور اس کا نیا معنی کی بات کیا جائے تو ایسا مطلب احدی کے نیا معنی کھا کر کسی کے گیٹ پر یا ڈیڑھیا جس کو بولتے ہیں ڈیڑھی پر پڑے رہنے والا، احدی کا اصل معنی ہو گیا سست یا کاہل، جس کو ہم لیزی کہتے ہیں، اور اس کا نیا معنی جو نکلا اس کا کیا نکلا ہے کھا کر ڈیڑھی یا گیٹ پر پڑے رہنے والا، جسے اس سے مراد لیتے ہیں سپاہی، جیسے کہ پہلے کے دور میں یا ابھی بھی کوئی اندر میں آفیسر بیٹھ کے ہے تو اس کا گیٹ پہ گیٹوان رہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے صرف اس کا کام ہے صرف اس کو رکشا کرنے کے لیے اس کو وہاں پہ گیٹ پہ کھڑا رہتا ہے، ہر وقت کوئی تو حملہ نہیں کر رہا جو ہمیں دوڑتے رہے گا تو ہمیشہ وہ کھڑا رہتا ہے، وہ لیزی بنا جاتا ہے، اس لیے اس سے مراد اس کو لیتے ہیں۔ اور ایک سوال آ سکتا ہے اس میں کہ احدی کے بارے میں کہ کس نے احدی کا لقب بخشا، تو اکبر نے، کس نے اکبر نے احدی کا لقب بخشا، احدی کے معنی ہوتا ہے سست یا کاہل، اور جو احدی کے اوپر احدی کے اوپر یہاں دو زبر آ جائے گا، یعنی ایک تو یہاں تو اس کا معنی ہوگا اکیلا یا تنہا، اکیلا یا
तन्हा, मरियस अहदी के माने हो गया सुस्त या काहिल, यानी खाकर डेहरी पर या गेट पर पड़े रहने वाला। और एक होता है कलिया, ये कली है, वहां क्या था कलिया, कलिया मतलब भुना हुआ गोश्त था, और यहाँ कली मतलब सफेदी या सफाई, कली मतलब सफेदी या सफाई। इसका नया माने की बात करें तो वो असला माने था, इसका नया माने की बात करें तो ऐब छुपाना, क्या करा ऐब छुपाना, यानी दाग धब्बे को छुपाना के मतलब होता है कलई। या कलिया भुना हुआ गोश्त, जिसका नया माने होता है वस्त्रबादार गोश्त जिसमें तरकारी मिलाई जाए। और कलिया कलई के माने होता है सफेदी या सफाई। कलई खोलना, ऐब को छुपाना, और ऐब को दिखाना, और कलई फेरना के मतलब ऐब को छुपाना। इसलिए दीवारों में कलई की जाती है, कलई फेरी जाती है, और बर्तनों में कलई की जाती है, क्योंकि दीवारों में जो दाग धब्बे रहते हैं उसको हमको छुपाना होता नहीं, जो खराब चीज होता है उसको छुपाने के लिए हम कलर करते हैं, वहाँ कलई की जाती है, कलई फेरी जाती है। और इसमें बात किया जाए तो कलई की जाती है बर्तनों में। कलई खोलना का मतलब होता है ऐब जाहिर करना, ऐब जाहिर करना है, कलई खोलना का मतलब ऐब को दिखाना। हम किताब खोलते हैं क्या क्वेश्चन आंसर को दिखाने के लिए, उसी तरह ऐब कलई खोलना का मतलब दाग धब्बे को दिखाना, ऐब को दिखाना, जाहिर करना। और कलई फेरना का मतलब ऐब को छुपाना, कलई फेरना का मतलब ऐब को छुपाना। इस चैप्टर में बस इतना ही बात कही गई। अब आएंगे तीसरे चैप्टर को पढ़ने के लिए। अब तीसरे चैप्टर का लास्ट और अंतिम वीडियो है, अंतिम टॉपिक क्या है उसका सवाल जवाब पे बात करेंगे, क्योंकि इसका थ्योरी जितना था थ्योरी की क्लास हो चुकी है, अब सवाल जवाब पे बात करेंगे। तो जिसमें कि क्लास 12 की उर्दू जो है 5 पुराने लफ्जों की नहीं तहकीक शेख सुलेमान नदवी के जो इसके मुसन्निफ है उसमें जो जितने सवाल बात की गए हैं, सवाल दिए गए उस सवाल पे बात करेंगे, जिसमें कि शेख सुलेमान नदवी का जो किताब लेटर जो है 5 पुराने लफ्जों को लेकर है। इसमें पहला सवाल में आएगा आप बताइए को बनाना है, फिर उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू को बनाना है। तो आप बताइए में पहला सवाल है भूख तोड़ने की इस्लाह क्या है। तो भूख तोड़ने की इस्लाह नाश्ता होगा, जो कि हम लिखते हैं। भूख तोड़ने की इस्लाह क्या है, नाश्ता। भूख तोड़ने की इस्लाह नाश्ता है, या भूख तोड़ने की इस्लाह किसे कहते हैं, भूख तोड़ने की इस्लाह नाश्ता को कहते हैं। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, फतूर कहते हैं। इससे पहले सैयद सुलेमान नदवी कितने जबानों के माहिर थे। सैयद सुलेमान नदवी 2 जबानों के माहिर थे। सैयद सुलेमान नदवी 2 जबानों के माहिर थे। कौन कौन, अंग्रेजी और अरबी, अंग्रेजी और अरबी। सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि सैयद सुलेमान नदवी कितने जबानों के माहिर थे, सीधे मानना कि सैयद सुलेमान नदवी 2 जबानों के माहिर थे, अंग्रेजी और अरबी। अगर जो सब्जेक्ट में पूछ लिया जाए कि सैयद सुलेमान नदवी कितने जबानों के माहिर थे, वहां भी लिख दीजिएगा कि सैयद सुलेमान नदवी 2 जबानों के माहिर थे, अंग्रेजी और अरबी। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। और ये थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि वो 4 जबानें जानते थे, इसलिए वहाँ बेहतर बनाने के लिए कहेंगे क्या, इसके साथ साथ फारसी और उर्दू भी जानते थे, इसके साथ साथ फारसी और उर्दू भी जानते थे। और वो माहिर थे, जो वो खुद अपने से कहें कि वो माहिर कितने थे, 2 ही जबानों में माहिर थे सैयद सुलेमान नदवी। ठीक है, चौथा सवाल क्या है, फतूर की माने क्या है। फतूर की माने नाश्ता, फतूर के माने भूख को तोड़ना, यानी फतूर के माने क्या हो गया, नाश्ता हो जाएगा। फतूर के माने नाश्ता, फतूर के माने नाश्ता। कली लफ्ज निहार किन 2 जबानों से मिलकर बना है। लफ्ज निहार फारसी और हिंदुस्तानी बोलिए या फारसी और उर्दू बोलिए। तो लफ्ज निहार उर्दू और फारसी दोनों जबानों से मिलकर बना है, यानी 2 जबानों में इस्तेमाल होता है। लफ्ज निहार 2 जबानों में इस्तेमाल होता है, फारसी और उर्दू। लफ्ज निहार कलई किस जबान का लफ्ज है और इसके माने क्या है। कलई अरबी जबान का लफ्ज है, कलई अरबी जबान के लफ्ज है और इसके माने होता है सफेदी या सफाई। कलई होता है कलिया, कलिया किसको कहते हैं, भुना हुआ गोश्त को कहते हैं, जिसका कि नया मन नहीं करता कि वह सुरबादार गोश्त जिसमें तरकारी मिलाई जाए। ठीक है, कलई अरबी जबान का लफ्ज है और इसके माने क्या होगा, सफेदी या सफाई। कलई अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माने होगा सफेदी या सफाई। तो इसके बाद किया जाए तो सुर्खी से क्या मुराद, सुर्खी से मुराद मौजू का उन्वान या मजमून का उन्वान, यानी टॉपिक। सुर्खी से मुराद किसी मौजू का उन्वान, किसी मौजू का उन्वान, उन्वान की मतलब टॉपिक, हेडलाइन जिसको बोलते हैं, समझे। किसी मौजू का, किसी टॉपिक का उन्वान, उन्वान मतलब हेडलाइन जिसके उसकी बात किया जाता है, उसी को कहते हैं।
उसके बाद क्या है अहदी और अहदी, अहदी और अहदी में क्या फर्क है? अहदी का मतलब सुस्त या काहिल, यहाँ एक जबर है, देखिए एक ऊपर में एक जबर है, उसका माने क्या हो जाएगा सुस्त या काहिल, और जहाँ पे दो जबर रहेगा उसका माने होगा अकेला तन्हा, अकेला तन्हा। तो क्या होगा अहदी के माने सुस्त या काहिल, और अहदी का मतलब अकेला क्या आते हैं, यानी अहदी का मतलब क्या होता है अकेला क्या आते हैं, और अहदी, अहदी जिसमें दो जबर होगा उसका अकेला, जिसमें एक जबर लगा रहेगा उसमें उसके माने सुस्त या काहिल हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कलई खोलना और कलई फेरना में क्या? दो किसी चीज को खोलते हैं क्या करने के लिए, दिखाने के लिए, किताब खोलते हैं दिखने के लिए ना, तब ना देख के उसको पढ़ेंगे। तो कलई खोलना, खोलना से मुराद दिखाना, कलई खोलना का मतलब दाग धब्बे को दिखाना, ऐब को दिखाना, और कलई फेरना, फेरना का मतलब दाग धब्बे को छुपाना। बर्तनों में कलई की जाती है, कलई फेरी जाती है, और दीवानों में कलई की जाती है और बर्तनों में कलई फेरी जाती है। सुर्खी से उसको दिया, या कलई खोलना का मतलब दाग धब्बे को दिखाना या जाहिर करना, और कलई फेरना का मतलब ऐब को छुपाना, यानी दाग धब्बे को छुपाना। कलई खोलना और कलई फेरना हो गया। अगला क्वेश्चन है कि कलई को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं? कलई को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं? कलई को अरबी में और फारसी में निशान कहते हैं, और कलई को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं? कलई को अरबी और फारसी में लिसान, और इसका कलई को अरबी में लिसान और फारसी में बात किया जाए तो रांगे की कहते हैं, इसको कहते हैं मुआइदुल फजला कहते हैं, लेकिन रांगे को कहते हैं क्या? कलई को फारसी में रांगे को कहते हैं। कलई को अरबी में लिसान और फारसी में रांगे को कहते हैं। कलई किसको कहते हैं? अरबी में लिसान को कहते हैं, और फारसी में रांगे को क्या कहते हैं? कलई कहते हैं। अगला सवाल है पूरब और पश्चिम की जबानों से कौन सी जबान मुस्लिम देते हैं? इसे सुलेमान नकवी पूरब और पश्चिम कह के कौन सा जबान को वो बताते हैं? तो शेख सुलेमान नकवी पूरब की जबान से अरबी, पूरब की जबान से अरबी और पश्चिम की जबान से अंग्रेजी मुराद देते हैं, पश्चिम की जबान से अंग्रेजी जबान मुस्लिम मुराद देते हैं। हो गया। अब आते हैं मुख्तसर गुफ्तगू। मुख्तसर गुफ्तगू देखिए ये चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका सभी सवाल जवाब आपको देखना जरूरी है। तो मुख्तसर गुफ्तगू में पहला सवाल है कि पेट के खानों में क्या, पेट के लिए खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना कौन सा है? इसके मुताबिक शेख सुलेमान नदवी का क्या कहना है? पेट के खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना नाश्ता है, और शेख सुलेमान नदवी में ही इसके लिए यही बारे में बताएं, क्या नाश्ता के बारे में ही बताएं। ठीक, तो पेट के लिए खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना क्या है? नाश्ता होगा। पेट के लिए खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना नाश्ता है, नाश्ता है। इससे मुताबिक शेख सुलेमान नदवी का भी यही ख्यालात है, इससे सुलेमान नदवी ने यही बताया। इसको कलिया से क्या मुराद है, और इससे अरबी और हिंदुस्तानी जबान में कैसे इस्तेमाल करते हैं? कलिया से मुराद भुना हुआ गोश्त, कलिया से मुराद भुना हुआ गोश्त है, और इससे अरबी और हिंदुस्तानी जबानों में जो इस्तेमाल किया जाता है उस शुरबादार गोश्त को, अरबी और हिंदुस्तानी जबानों में उस शुरबादार गोश्त को कलिया कहते हैं जिसमें तरकारी मिलाई जाए। अरबी और फारसी में, अरबी और फारसी की बात की जाए, सॉरी अरबी और हिंदुस्तानी जबानों की बात की जाए तो अरबी और हिंदुस्तानी जबानों में उस शुरबादार गोश्त को कलिया कहते हैं जिसमें तरकारी मिलाई जाए। तरकारी मतलब गोश्त के साथ कोई सालन हो, कद्दू को, आलू हो, भिंडी हो, कुछ भी मिलाया जाए, परवल हो या कोई भी मिलाया जाए, उसे कहेंगे कलिया। नए और पुराने नुक्ते निगाह से लफ्ज सुर्खी का जायजा लीजिए। नए और पुराने नुक्ते निगाह से लफ्ज सुर्खी का जायजा लीजिए। तो नए देखिए लफ्ज सुर्खी का नया माने क्या है और पुराना माने। पुराने जमाने में क्या माने था? सिर्फ लाल कलम से लिखे जाने वाले मजमून के मान क्या कहते हैं? सुर्खी कहते हैं। और अभी क्या हो गया? अब किसी भी कलम से लिखे जाने वाले मजमून को मान क्या करेंगे? सुर्खी। नए नुक्ते निगाह से सुर्खी के माने किसी भी कलम से लिखे जाने वाले मजमून के मान। लेकिन अभी क्या कहते हैं? पुराने की बात की जाए तो नए और पुराने, नए, हाँ अब पुराने की बात की जाए तो पुराने नुक्ते निगाह से बात की जाए, पुराने नुक्ते निगाह से, पुराने नुक्ते निगाह से, नुक्ते निगाह से क्या होगा? किसी भी कलम से नहीं, पुराने नुक्ते निगाह से सिर्फ क्या, सिर्फ किसे? लाल कलम से लिखे जाने वाले, लाल कलम,
लाल कलम से लिखे जाने वाले, आप लोग लिख लीजिएगा, लाल कलम से लिखे जाने वाले मजमून के उन्वान को क्या कहते हैं? सुर्खी कहते हैं। कब? पुराने में। और नए में क्या? अभी क्या हो गया, अभी ट्रेंडिंग किसी भी कलम से लिखो वो सुर्खी कहलाएगी। अब अगली बात क्या जाए तो बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक से सुलेमान नदवी की किस किताब से मखूज है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक शेख सुलेमान नदवी की किताब नुकूश सुलेमानी से मखूज है। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक शेख सुलेमानी नदवी की किताब नुकूश सुलेमानी से मखूज है। नकूश सुलेमानी की बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक जो चैप्टर लिखा गया वो किस किताब से उठाकर लिखा गया? वो नुकूश सुलेमानी की किताब से लिखा गया। और नुकूश सुलेमानी किसकी किताब है? शेख सुलेमान नदवी की किताब। हमारी ज़बान शेख सुलेमान नदवी के उस्ताद करामी का नाम, शेख सुलेमान नदवी के उस्ताद करामी का नाम बताया तो शेख सुलेमान नदवी के उस्ताद करामी का नाम एक होता है अल्लामा शिबली नोमानी, दूसरा था मौलाना फारूक साहब जड़ियाकोट। यानी वो उसके जो ज़्यादातर करीबी जो उस्ताद थे वो अल्लामा शिबली नोमानी पे, जिसके यादगार में हयात शिबली भी लिखे थे। ठीक है, जिसके 1901 में जो वो गए थे नदवा गए थे तो आला तालीम के लिए, वहाँ पे इसका जो मुलाकात होता अल्लामा शेख सुलेमान नदवी का वो शिबली नोमानी से ही हुई थी। ठीक है, शेख सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसना बिहार के किस जिला में हुआ? शेख सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसना बिहार के नालंदा जिला में हुआ। शेख सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ पे हुई थी? दसना बिहार के नालंदा जिला में हुआ था। यहाँ पे शेख सुलेमान नदवी के उस्ताद करामी का नाम अल्लामा शिबली नोमानी और मौलाना फारूक साहब जड़ियाकोट, मौलाना फारूक साहब जड़ियाकोट। ठीक है, उस वक्त का शेख सुलेमान नदवी हमारे ज़बान में शेख सुलेमान नदवी के उस्ताद नहीं, हमारे ज़बान में सरबादार गोश्त, हमारे ज़बान में सरबादार गोश्त को कलिया कहते हैं। हमारे ज़बान में सरबादार गोश्त को कलिया कहते हैं। हमारे ज़बान में सरबादार गोश्त को क्या कहते हैं? कलिया कहते हैं। शेख सुलेमान नदवी के जाए पैदाइश दसना बिहार की जिला में, सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसना बिहार के नालंदा जिला में हुआ था। कहाँ पे हुई थी? नालंदा जिला में। ऑप्शन में नालंदा जिला देगा या तो दूसरी बात है वो बिहार देगा या दसना जिला देगा। शेख सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसना बिहार के नालंदा जिला में हुआ था। इसके बाद शेख सुलेमान नदवी के पढ़ने लिखने का खास मैदान क्या था? शेख सुलेमान नदवी के पढ़ने लिखने का खास मैदान क्या था? तारीख़ इस्लाम। तो शेख सुलेमान नदवी का खास मैदान क्या था? तारीख़ इस्लाम। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। मस्ती कीजिए, आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कीजिए। थैंक्स।